चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चौथे चैप्टर जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आज इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो सारांश है ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बना चुका हूं। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक इसका प्रश्न उत्तर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके सिर्फ प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, जाकर इसका कहानी सारांश पढ़िए, निबंध सारांश पढ़िए। यदि आप वो सारांश पढ़ लेंगे तो सारी बातें जो ना प्रश्न उत्तर आपको बेसिकली समझ में आ जाएगी। शायद ये वीडियो देखने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। अब देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो प्रश्न था लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो एक लफ्ज में जवाब देना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो प्रश्न है वो उनकी बेटी पूछता है कि पापा नाखून क्यों बढ़ता है, तब जाकर यह प्रश्न लेखक के सामने उपस्थित हो जाता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो लिख देना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की बेटी लेखक से पूछती है, तब जाकर यह प्रश्न लेखक के सामने उपस्थित होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। देखो प्रश्न नंबर 2 है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखून, जो नाखून बढ़ता है वो मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बस एक लफ्ज में जवाब देना है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि मनुष्य आज भी पशु है। क्योंकि नाखून जो होता है वो पशु का ही बढ़ता है। पहले मनुष्य क्या था, पशु था। धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे जैसे बम से आश्रित होते हुए हटने लगा वो, तो आज वो मनुष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आज भी वो मनुष्यता की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखूनों द्वारा मनुष्य को प्रकृति याद दिलाना चाहती है कि तुम आज भी क्या हो, पशु हो। तुम्हारे अंदर आज भी पशुता के गुण विद्यमान है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में कहां तक देखना संगत है। देखो, लेखक जो बोलते हैं ना, नाखूनों को आज के जमाने में हम लोग अस्त्र नहीं देख सकते। अस्त्र का मतलब होता है जैसे हथियार, बंदूक, बम, ये सब क्या अस्त्र हो गया। अगर आज हम लोग नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग करेंगे तो शायद ये उचित नहीं होगा और अच्छा भी नहीं होगा। मतलब नाखून को आप बढ़ाकर घूमिए तो क्या आपके गार्जियन नहीं डांटेंगे, वो बेसिकली डांटेंगे। ठीक है ना। बाद में क्या हुआ, नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग लाना है। मतलब नाखूनों को सजाया जाने लगा। और आजकल के लड़कियों को देखिए, बड़का बड़का नाखून बढ़ा कर रखती है सब, मौका मिलने पर मुंह नोच लेती है सब। तो कहने का मतलब जो नाखून होता है उसको जो है ना, मतलब सुकुमार विनोदों के लिए क्या किए, जो मतलब जैसे जैसे विकास हुआ नाखूनों का, मनुष्य मतलब जानवर से जैसे पशु बनना, मतलब पशुता को छोड़ते हुए आगे बढ़ा। मतलब कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जब पशुता को छोड़कर मनुष्यता की ओर आगे बढ़ना शुरू किया तो नाखून पर आश्रित होना छोड़ दिया। फिर डंडे, ईटा, पत्थर यूज करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे क्या किया, आज मनुष्य अपने लिए इतना मतलब अस्त्र बना लिया है कि नाखून की आवश्यकता है ही नहीं। इसी से मतलब कहा जा सकता है कि जो नाखून है वो पहले के जमाने के लिए सही था और आज के जमाने के लिए नाखून उचित नहीं है। आज के जमाने में मनुष्य नाखून का उपयोग करेगा तो वो मतलब पशु कहलाएगा, क्योंकि नाखून पशु का ही बड़ा बड़ा होता है। जैसे बाघ, चीता उता का देखिएगा, बड़का बड़का नाखून होता है, एक बार छाती के बाती अड़का देगा, फाड़ देगा वो पूरा। तो लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में कहां तक देखना संगत है। तो बस इतनी बातें लिखना है कि नाखून को अस्त्र के रूप में पहले के जमाने में देखना उचित था, क्योंकि पहले के जमाने में अपनी रक्षा करने के लिए, भोजन जुटाने के लिए, जानवरों से लड़ने के लिए, आखेट करने के लिए मनुष्य नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग करता था, धो के मुंह नोच लेता था एक बार। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। हम लोग आखिर नाखून को क्यों काटते हैं। देखो, आज नाखून काटेंगे, ठीक इसके 3 दिन के बाद नाखून बढ़ जाता है, क्यों। तो लेखक क्वेश्चन करते हैं कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो लिखेगा, मनुष्य ये दर्शाता है कि मैं अब पशु नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं और हम लोग नाखून को बढ़ाकर कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही सोचकर मनुष्य बार बार नाखून को काट डालता है। अब एक बात आप सोचे होंगे, पहले के जमाने में, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पीछे चले जाएंगे, तो जब मनुष्य उस समय नाखून रखता होगा और उस समय मनुष्य नाखून काटता होगा तो उसके गार्जियन डांटते होंगे। क्यों, कहते होंगे कि देखो बेटा, नाखून काट लोगे तो कैसे किसी जीव जंतु से अपनी रक्षा करोगे। तो पहले के जमाने में नाखून काटने पर गार्जियन डांटते थे और आज के जमाने में नाखून बढ़ाएंगे तो गार्जियन डांटते हैं। ऑपोजिट, उल्टा चल रहा है। तो आगे मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो मनुष्य दर्शाता है कि मैं पशु नहीं हूं, इसी कारण से मनुष्य बार बार अपने नाखून को काटते रहता है। प्रश्न नंबर 5 है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया। देखो, सुकुमार विनोदों के लिए मतलब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए हम लोग जैसे जैसे पशुता को छोड़कर मनुष्यता के लेवल पर आना स्टार्ट किए, तब नाखून को रंगों के रूप में, मतलब नाखून को तरह तरह के रूपों में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिए। जैसे नाखून को तिकोना बनाना, उस पर आलता लगाना, तरह तरह के रंगों में कन्वर्ट करना। मतलब सुकुमार विनोदों के लिए हमने क्या किया,
नाखूनों को उपयोग में लाना शुरू किया। और किस किस रूप में लाना शुरू किया, तो लिख सकते हैं कि नाखूनों को लोग क्या किए, अलता से रंगने लगे और नाखूनों को तिकोना बनाने लगे। त्रिभुज देखे ना, मतलब उसका दो कोना फैला रहेगा, लेकिन अंतिम वाला जो कोना होता है ना एकदम, मतलब जैसे बाघ का आप नाखून देखिएगा, अंतिम में एकदम जो खोबा होता है कि खोब लेगा पूरा का पूरा धाके, कहीं चुत्तर पर मार दिया तो चुत्तर लाल कर देगा। तो कहने का मतलब है कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य शुरू किया कब, जब मनुष्य पशुता को छोड़कर मनुष्यता के लेवल पर जाना स्टार्ट किया, तब वो नाखून को छोड़ दिया। मतलब नाखून को तरह तरह के रंगों में लाना शुरू किया, तिकोना बनाना स्टार्ट किया, आलता उल्टा लगाना शुरू किया, मतलब तरह तरह के रूपों में नाखून को ढालना शुरू कर दिया। और आज भी बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखिएगा नाखून को कितना सजा कर रखते हैं, कोनो कोनो तो एकदम बड़का बड़का खोबाही रखता है, लड़ाई झगड़ा करेगा, मौका का इंतजार करता है कि कभी कौन सा लड़ाई झगड़ा हो तो मुंह धके नोच लेंगे, मुंह फाड़ देंगे उसका, ताकि हमसे फिर कभी लड़ेगा ही नहीं। तो नाखून जवान है ना बाबू, देखो नाखून जवान है, वो पहले के जमाने में मतलब जरूरी था, और आज के जमाने में कहीं स्कूल कोचिंग ट्यूशन जाइए, हर शनिवार को चेक होती है नाखून। और नाखून इसलिए चेक होती है क्योंकि नाखून से जो है ना तरह तरह की बीमारी, कीड़ा क्या पहले उत्पन्न नहीं होते होंगे। तो पहले उतना मतलब केमिकल दुनिया नहीं चलती थी, पहले भी नाखून था, और पहले तो बहुत बड़ा बड़ा नाखून था, तो क्या हमारे अंदर बीमारी नहीं पैदा होता था। लेकिन पहले इतना केमिकल नहीं था, हम लोग जो अन्न खाते हैं, जितना भी फूड खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, वो सब केमिकल वाली रहती है, जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और आज की धरती में भी जो फसल उगती है वो भी सब केमिकल वाला होता है। अब सोचिए धरती का जो मिट्टी वो केमिकल वाला हो गया, वो नाखून के सारे हमारे पेट में जाएगा तो तरह तरह की बीमारी उत्पन्न करेगा। इसी कारण से नाखून को काटना आजकल के लोग बहुत उचित मानते हैं। और खासकर बड़ी बात यह है कि आज मनुष्य की रक्षा के लिए नाखून की जरूरत नहीं है। आजकल तो बंदूक होगा तो एक बार मार दो आंख में, आंखें उसका फूट जाएगा, एक बार मुंह बांधेगा। तो लेखक मतलब सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों का उपयोग करना मनुष्य ने कैसे शुरू किया, और साथ में लेखक इस संबंध में क्या बताना चाहते हैं, तो लिखेंगे कि जब मनुष्य पशुता के लेवल से उठना स्टार्ट किया, तब मनुष्य अपने नाखूनों को रंग ढंग में सजाना स्टार्ट किया। जब कौन लड़की रंग ढंग में एकदम पहन के चलना स्टार्ट करती है ना, तो एकदम पूरा लोग आकर्षित होता है। और सही मनुष्य एकदम रंग ढंग में नाखूनों को क्या किया, पूरा का पूरा रंगना स्टार्ट किया, ताकि कोई नाखूनों को देखे ना तो कहे कि बाप बड़ी सुंदर नाखून है, बड़ी सुंदर नाखून है। मान लीजिएगा आपको अगुआ आने वाला है, अब अगुआ आने वाला तो ऐसे ही चल जाएगा एकदम विदाउट ड्रेस पर, एकदम वहाँ पर झाड़ झूड़ के 5 को क्रीम लगा के, जैसे कि अगुआ देखते देखते आपको मतलब पसंद कर लेगा। तो वही कहते हैं कि सुकुमार विनोद के लिए हम लोग क्या किए, नाखूनों को रंग ढंग में सजाना स्टार्ट किए। और ये इसलिए ताकि जो नाखून है उसको देखकर हमसे क्या लोग आकर्षित हो सके। और किस रूप में मतलब कन्वर्ट करना स्टार्ट किए, तो तिकोना, आलता से रंगना, तरह तरह का उसे रूप देना लोगों ने नाखूनों को स्टार्ट कर दिया। प्रश्न नंबर 6 है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां है, इनका क्या अभिप्राय है। देखो नाखून को बढ़ाना ये मनुष्य की पशुता का गुण है, और नाखून को काटना ये मनुष्यता का गुण है। ये दर्शाता है कि मैं अब पशु नहीं हूं, अब मनुष्य हूं, इसी कारण से मैं नाखून को काट डालता हूं, ठीक है ना। तो नख को बढ़ाना मतलब मनुष्य जो नाखून है वो बढ़ाता है, तो नख का बढ़ना ये क्या है, तो ये पशु प्रवृत्ति का गुण है। और नाखून को आप काटते हैं तो वो कौन है, मनुष्यता का गुण है। आप नाखून को काट के ये दर्शाते हैं कि हम पशु नहीं है, हम इंसान है। अब हम लोग इंसान बनते जा रहे हैं। यदि आप अभी नाखून बढ़ाते हैं तो आप इंसान नहीं है, आप पशुता को ही अपनाए बैठे हैं। जैसे बंदरिया की बात करते हैं, जो बंदरिया होता है जो बंदरिया होता है वो अपने मरे बच्चे को भी सीने से लगा कर रखती है, छोड़ती नहीं है, कहती कि हमारी बेटी अभी जिंदे है। अगर मनुष्य उसन करना स्टार्ट कर दे, मरे मरे इंसान को एकदम छाती से लगा कर रखे, तो कभी आगे बढ़ेगा, कभी नहीं आगे बढ़ सकता है। तो वही बातें कहते हैं कि अगर मनुष्य नाखून को ही अभी तक अपनाए बैठे तो शायद मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सफलता के लिए कहा जाता है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन बहुत जरूरी होता है बाबू। यदि परिवर्तन आप में नहीं हो रहा है तो समझो कि आप कभी विकासशील इंसान नहीं कहलाएंगे, विकसित इंसान नहीं कहलाएंगे। अब देश है, देश में हमेशा 2G चलता रहे, 3G 4G चलता रहे तो क्या परिवर्तन होगा। अब देखो लेवल उठते जा रहा है, 2G से 3G 3G 4G, अब 5G आने वाला है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है ना सृष्टि के लिए बहुत जरूरी होता है, और सभी के लिए परिवर्तन होनी चाहिए। तो नख को बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की कैसे सहजात वृत्तियां, तो लिखना कि नाखून को बढ़ाना मनुष्य की पाश्विक वृत्तियां है, और नाखून को काटना वो मनुष्य की मनुष्यता की गुण है। ठीक है, बस इतनी बातें लिखना है। आगे लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करना है। देखो इस कहानी इस निबंध में लेखक पूछता है कि आज जो मनुष्य वो किस ओर बढ़ रहा है, वो मनुष्य बनते जा रहा है कि और पशु बनते जा रहा है। तो लेखक कहते हैं कि रियल में मनुष्य वही होता है, मनुष्य वही है जो अपने आप पर डिपेंड हो, हर काम अपने आप से कर ले। जैसे हम लोग आजकल कोढ़ी हो गए पूरा का पूरा, खाना से लेकर हर काम पूरा एकदम। जैसे मान लीजिए कोई हमारे घर में अढ़ा दिया कि बाबू तो नहीं 1 लोटा पानी लिया, तो क्या करते हम लोग दूसरे पढ़ा देते। कहने का मतलब कोढ़ी होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो लेखक बोलते हैं कि हम लोग जो मनुष्य है ना आज मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि मैं मनुष्य बनते जा रहा हूँ, नहीं, लेखक कहते हैं कि आज जो मनुष्य वो मनुष्यता की ओर नहीं, वो पशुता की ओर आगे बढ़ते जा रहा है। किस ओर बढ़ते जा रहा है, पशुता की ओर आगे बढ़ते जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो मनुष्य है
वो बंदूक पर, बम पर, मतलब देखो आज मनुष्य कुछ ऐसे ऐसे यंत्र का निर्माण कर बैठा है जिसको गिरा दिया जाए तो पूरा देश ही एक बार में खल्लास साफ हो जाएगा। जैसे आप एक जीके जीएस पढ़े होंगे कि उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। तो जापान के अंदर एक मतलब शहर आता है जिसको हिरोशिमा कहते हैं। अमेरिका ने क्या किया? जापान की हिरोशिमा में बम गिरा दिया, वहां के सारा लोगों को सोख लिया। आज भी जाएंगे ना तो वहां पर चित्र मिलता है एकदम सटल पूरा का पूरा लोग। जब बम गिरा दिएगा तो जैसे लगा कि सूरज आकाश से नहीं धरती की छाती को फाड़ कर निकला है। और वो सूर्य इतना भयंकर था, वो सूरज का नहीं था, वो बम गिराया गया था। बड़ी विनाशक जो है ना मनुष्य आज ऐसा यंत्र बना लिया कि गिरा दिया जाए तो देश खलास, राज्य खलास, कोई मनुष्य बचने वाला वहां पर नहीं है। ठीक है, तो लेखक जो है ना वो कहते हैं कि आज जो मनुष्य किस दिशा में बढ़ रहा है। तो बस इतनी बातें लिखना है कि जो आज का मनुष्य है वो मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है, वो पशुता की ओर आगे बढ़ रहा है, मतलब वो और पशु बनते जा रहा है। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रियल में मनुष्य होता है वो अपने आप पर डिपेंड होते हैं। और हम लोग क्या आजकल बम पर, बंदूक पर, गोली पर क्या हो रहा है? डिपेंड होते जा रहे हैं। ये होंगे तभी जाकर हम उसको मार सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं मार सकते। अब मान लीजिए कि हमें किसी की हत्या करनी है, किसी का गर्दन दाबना है, तो पहले के लोग क्या करते थे? बड़का नाखून रखते थे पूरा का पूरा। किसी को मारना होता है मुंह में मार देते तो मर जाता था। और आजकल लोग इंतजार करते हैं कि बंदूक होता ना, तलवार होता है, एक बार लेकर घोंप देते मर ही जाता है। मतलब आजकल का जो लोग है वो क्या है ना कि एक दूसरे पर आश्रित होते जा रहे हैं। हम लोग दूसरे चीज पर आश्रित हो रहे हैं। लेकिन देखो कहने का मतलब है कि जो गरीब लोग हैं वो डरते हैं अमीर लोग से। क्यों डरते हैं? क्या गरीब इंसान नहीं है, अमीर इंसान नहीं है? सब इंसान ही है, बशर्ते गरीब के पास उतना हथियार उपलब्ध नहीं होता है और अमीर के पास बंदूक होता है, बम होता है, तलवारों रखता है सब, जहाँ पैर फाई कर लगे फैसला मार देता है सब। तो गरीब भी इंसान ही है, अमीर भी इंसान ही है, लेकिन गरीब के पास हथियार नहीं है। अगर हथियार होता तो यो एकदम सहता नहीं, ले जाकर मारिए देता। गरीब सहता है, बहुत सहन करता है। लेकिन अगर गरीब के पास भी वही हथियार, वही बम, वही सारी चीजें होते तो क्या करता है? वो मार देता। इससे साबित होता है कि मनुष्य आश्रित है, गरीब लोग आश्रित है किसी चीज पर। तो ये जो गुण है ना ये दर्शाता है कि हम लोग पशुता की ओर भाग रहे हैं, पशुता को अपनाए बैठे हैं। तो लेखक पूछते हैं कि आज मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? तो बस इतनी बातें लिखना है कि जो मनुष्य है वो आज पशुता की ओर आगे बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि मनुष्य बंदूक से लेकर, बारूद से लेकर, बम से लेकर, एक 56 से लेकर 100 पर की ओर आश्रित हो रहा है। इसलिए लेखक बोलते हैं कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर है कि देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ का मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? देखो देश की आजादी के लिए हम लोग एक शब्द उपयोग करते हैं। जैसे आप बताएंगे इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस का अर्थ स्वाधीनता होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इंडिपेंडेंस का जो रियल अर्थ होता है वो होता है अधीनता या अधीनता का अभाव। इंडिपेंडेंस का जो रियल अर्थ है वो क्या है? अधीनता होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? स्वाधीनता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाधीनता। तो लेखक कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस का जो अर्थ होता है वो अधीनता होता है, लेकिन हम लोग स्वाधीनता बोलते हैं। तो अधीनता का अन और स्वाधीनता का स्व, मतलब हम लोग अन को स्व में चेंज कर दिए हैं, यानी स्व के बंधन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। स्व का मतलब होता है अपने गुण अपना बैठना, एकदम अपनापन। ये हमारे बात तो हमारे बात जबरदस्ती। अब कोनो का सामान हथियाना हो तो क्या करते हैं? जबरदस्ती एकदम दे, मार के फाड़ दे, चीर दे, ऐसे। मतलब स्व के बंधन को हम लोग कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, बस अपनापन, जिसको हाय हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो मतलब देश की आज़ादी के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उसकी आपको चर्चा करनी थी। तो लिखना ही है कि देश की आज़ादी के लिए इंडिपेंडेंस शब्द यूज करते हैं जिसका अर्थ अधीनता होता है, लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंस का अर्थ स्वाधीनता कहते हैं, यानी अन को स्व में चेंज कर देते हैं। अधीनता का अन और स्वाधीनता का स्व, यानी अन को स्व में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कहता है कि जो मनुष्य आजकल है वो स्व के बंधन को नहीं छोड़ना चाहता है। समझ में आ गई होगी। अब देखो 9 नंबर, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कर। देखो शुरू में बता दिया था, लेखक कहते हैं कि जो बंदरिया होती है वो मनुष्य का क्या है? मतलब अपनापन नहीं बन सकती, आदर्श नहीं बन सकती, आइडियल जिसको हम लोग कहते हैं अपनापन, आदर्श वो कभी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि जो बंदरिया होती है वो मरे बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहती है, मतलब पुरानी रीति रिवाज प्रथा को अपनाए बैठी है, जबकि कहा जाता है परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि जो मनुष्य है, जो भले बंदरिया, वो मनुष्य कभी आदर्श इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि बंदरिया जो होती है ना मरे हुए बच्चे को भी अपने सीने से लगा कर रखती है, उसको छोड़ना नहीं चाहती है। अगर मनुष्य भी मरे हुए बच्चे को अपने क्या करे, छाती से सीने से लगा कर रखे तो मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा कि नाखून है, अगर नाखून मनुष्य जो है ना नाखून को अभी भी अपने से लगा कर रखे, इसको बढ़ाते रहे तो मनुष्य पशुता की ओर जाएगा, मनुष्यता की ओर नहीं जाएगा। इसी कारण से बोलते हैं कि जो बंदरिया वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती क्योंकि वह मरे हुए बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है। आगे बात है देखिए
10 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता क्या बताते हैं। मतलब लेखक जो है ना स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या बताते हैं। देखो लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता को इंग्लिश में अधीनता कहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस कहते हैं। देखो लेखक कहते हैं कि एक अंग्रेजी में शब्द है जिसका नाम है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का अर्थ हम लोग स्वाधीनता बताते हैं, लेकिन रियल में इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता होता है। क्या होता है? अधीनता। और अधीनता का अन और स्वाधीनता का स्व, हम लोग अन को स्व में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हम लोग स्व के बंधन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो यही स्वाधीनता का मतलब बताते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब हम लोग स्वाधीनता कहते हैं। देश की आज़ादी के बाद जो हम लोग का देश इंडिपेंडेंट हुआ, हम लोग कह दिए कि इंडिपेंडेंट का मतलब स्वाधीनता होगा, लेकिन रियल में इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अधीनता, यानी अधीनता के अन को हम लोग स्व में चेंज कर दिए, स्वाधीनता में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 11 नंबर। निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया? लेखक की दृष्टि में बुढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? अब देखो इस निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैं लेखक एक बुढ़े का जिक्र करते हैं। वो बुढ़ा कहता है कि देखो भाई, गलत रास्ते को मत अपनाओ, सही रास्ते को अपनाओ। मनुष्य अपने बाहर नहीं देखे, अंदर देखे, तभी वो आगे बढ़ेगा। यानी हिंसा को दूर करो और हिंसा को अपनाओ, और सत्य को दूर करो और सत्य को अपनाओ। कौन कहते हैं? ये बुढ़ा कहता है। वो बुढ़ा कौन, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। वो जो हम लोग का एक भारत का बुढ़ा था, वो कहता था कि क्या करो, घृणा, जलन, द्वेष सबको दूर करो, असत्य को हटाओ और सत्य को अपनाओ। मतलब जलन दूर करो, अपने अंदर प्रेम भाव अपनाओ, बाहर मत देखो, अंदर की ओर देखो। तो ये कौन, एक बुढ़ा कहता है। लेकिन देश की आजादी के बाद उस बुड्ढे को क्या किया, उसका भगिनी ने गोली मार दिया। वो बुड्ढा कौन है? तो हम लोग के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी चाहते थे कि हम लोग के देश में हर जगह प्रेम सम्मान फैले हुए, मतलब लोगों को सिखाते थे क्या चीज का पाठ, वो अहिंसा का पाठ और सत्य का पाठ सिखाते थे। कौन? महात्मा गांधी सिखाते थे, ठीक है ना। उसी बुड्ढे का जिक्र इस कहानी में, इस निबंध में करी गई है। तो क्वेश्चन है कि निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है? लेखक दृष्टि में बुढ़े के कथनों की सार्थकता आपको बताना है। तो लिखिएगा, लेखक ने जिस बुढ़े का जिक्र किया है वो बुढ़े का नाम है महात्मा गांधी। वो चाहते थे कि लोग बाहर नहीं अंदर की ओर देखे। वो चाहते थे कि मनुष्य असत्य नहीं सत्य के रास्ते पर चले, घृणा द्वेष जलन को दूर करे और प्रेम की मार्ग अपना, प्रेम का रास्ता अपना। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुरानी शास्त्रियों की इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? अब देखो लेखक का कहना है कि जिस तरह मनुष्य का पूंछ झड़ गया, देखिए हम लोग का पूंछ क्या, पहले के जमाने में हम लोग के पूंछ हुआ करते थे, क्योंकि हम लोग पशु थे ना, पशु के पूंछ होते हैं, कोई भी पशु आप लेकर चलिए। तो अब लेखक बोलते हैं कि जो पुरानी शास्त्री है वो अनुमान लगा बैठे हैं कि जो मनुष्य का पूंछ जैसे झड़ गया, उसी तरह से मनुष्य के नाखून और बाल जो है ना, ये देखो नाखून और बाल ये अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ये पशुता के गुण है, जो चीज अपने आप बढ़ती है वो पशुता के गुण को दर्शाती है। तो लेखक कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य के पूंछ झड़ गए, उसी तरह से उसके नाखून और बाल भी झड़ जाएंगे। तब लेखक कहते हैं कि आह क्या बात है, जब बाल और नाखून झड़ जाएंगे तो मनुष्य जो है ना वो क्या होगा, वो पूर्णतः मनुष्य बन जाएगा। अब एक बार आप कल्पना करिए, एक बार ध्यान से सोचिए, ठीक है ना, एक बार ध्यान से सोचिए, अगर हम लोग के नाखून और बाल झड़ जाएंगे तो आप कैसे लगेंगे? एकदम टकला लगेंगे, और लड़की सब टकली लगे से एकदम भंडोला लगेगी सब पूरा का पूरा। तो कहने का मतलब यही है कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी क्या हो जाएंगे, एक दिन झड़ जाएंगे। लेखक के पुरानी शास्त्रियों की इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो लेखक यही कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य का पूंछ झड़ गया, पीछे देखिएगा आप, अभी हड्डी है मौजूद है, थोड़ा सा निकला हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य के पूंछ झड़ गए, उसी तरह से मनुष्य के नाखून और बाल भी झड़ जाएंगे। जब ये पुरानी शास्त्रीय अनुमान लगाते हैं तो लेखक कहते हैं कि आने वाले समय में, आज से 50, 60, 70 वर्ष के बाद क्या हो जाएंगे, मनुष्य के नाखून बाल सब झड़ जाएगा। और रियल में पूर्णतः मनुष्य जो है ना वो मनुष्य बन जाएगा, पशुता के गुण से पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। अब देखो आगे है, मनुष्य यहाँ पर सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार बताता है? अब देखो सफलता और चरितार्थ ये क्या है, सफलता और चरितार्थ क्या है? तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि यदि नाखून को आप बढ़ा रहे हैं तो वो आपकी सफलता है, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, और नाखून को काट रहे हैं तो वो आपकी चरितार्थ है। कहने का मतलब जब बड़े बड़े बम वर्षक यंत्रों को, बंदूक, गोली बारूद, AK-56 ये सब जितना बड़का बड़का मतलब बम वर्षक यंत्र है ना, इसको इकट्ठा करना मनुष्य की सफलता कहलाती है। अगर मान लो हमारे पास बंदूक का बारूद ये सब है, युद्ध के लिए भेजा दिया जाता है, एक बार में उड़ा देंगे उद्देश्य को, उसी को उड़ा देंगे, खत्म। हाँ तो मुंह आगे खड़ा तो उसके मुंह में बम ठूस देंगे, एक बार ठाए से ना हो जाएगा। तो कहने का मतलब बाबू है कि जब बहुत सारे यंत्रों को इकट्ठा करेंगे, संचयन करेंगे, तो वो मनुष्य की सफलता कहलाती है। लेकिन
जो चरितार्थ है उसका मतलब होता है प्रेम, त्याग, समर्पण और अपनी कुर्बानी दूसरे के लिए दे देना। ये क्या कहलाता है? चरितार्थ कहलाता है। तो सफलता समझ गए होंगे। सफलता का मतलब बड़े बड़े यंत्रों को इकट्ठा करना मनुष्य की सफलता कहलाती है। जैसे बंदूक उंदूक, गोली उली, बारूद उरूद क्या करना, इकट्ठा कर लो, तलवार भाला इकट्ठा कर लो, ये सब सफलता कहलाता है। क्योंकि ये जब मनुष्य के पास होगा तो मनुष्य सफल हो जाएगा, पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा, सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा। लेकिन वो जब मनुष्य किसी को त्यागेगा, त्याग की भावना रखेगा, समर्पण की भावना रखेगा, अपनी कुर्बानी दूसरे के लिए देगा, दूसरे के लिए अपने आप को त्याग देगा, वह मनुष्य की चरितार्थ कहलाती है। और नाखून के आधार पर इसका डिफिनेशन देते हैं कि नाखून को बढ़ाना मनुष्य की सफलता है। देखो, नाखून बढ़ाने का मतलब यंत्रों को बढ़ाना, मशीनों को बढ़ाना, बम गोली बारूदों को बढ़ाना। तो बोले नाखून को बढ़ाना मनुष्य की सफलता है, लेकिन नाखून को काटना मनुष्य की चरितार्थ है। तो समझ गए होंगे सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है। अब देखिए 14 नंबर का व्याख्या करना, बड़ी क्वेश्चन रोचक है। 3 को है। पहला है क क्या है क कि काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंग पहाजी। कहते हैं कि जो नाखून है उसको काट दीजिए, लेकिन साला वो निर्लज होता है। आज काटेंगे फिर 3 दिन के बाद हाजिर हो जाता है, आज काटेंगे फिर। वो अपराध मतलब निर्लज होता है एकदम, कोनो मतलब उसके अंदर लाज नहीं होता है। इतना हम लोग काटते, इतना काटते हैं, बढ़ेगा काट देंगे, दांतों उधों को नोचने लगते हैं हम लोग, फिर वो बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि जो दांत है उसको कितना भी काटते हैं लेकिन वो क्या करता है, बढ़ते जाता है। वो दर्शाता है कि मनुष्य के अंदर आज भी जो है ना पशु का गुण मौजूद है। जैसे व्याख्या करना, व्याख्या कैसे करेंगे, तो इतनी बातें आप लिख दीजिएगा। इतनी बातें आपको लिखनी है कि यह जो पंक्ति है नाखून क्यों बढ़ते से ली गई है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इसमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि नाखून को कितना ही क्यों ना काटो, आज से वो तीसरे दिन फिर हाजिर हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर हम लोग काटते हैं। और कई लोग दांत ही धक्के नाखून को चिबा जाता है पूरा, ताकि नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी नाखून बढ़ते जाता है। यानी वो दर्शाता है कि आज भी मनुष्य के अंदर पशुता का गुण मौजूद है। ठीक है ना। ख नंबर देखो, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। लेखक कहते हैं कि जब मैं मनुष्य के नाखून को देखता हूं तो साला बड़ी सैड हो जाता हूं, मतलब निराश हो जाता हूं। तो इसका मतलब क्या लिखिएगा, यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते से ली गई है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, मतलब मैं नाखून को बढ़ते हुए देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं। लेखक ये कहते हैं कि जो नाखून है वो मनुष्य की पशुता को गुण को दर्शाता है, और जब मैं इनको देखता हूं नाखूनों को बढ़ते हुए तो बड़ी दुखी में आ जाता हूं कि मनुष्य आज भी पशुता के गुण को अपनाए बैठा है। अब ग नंबर, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। हम लोग जिद पकड़े हुए हैं, आज से तीसरा दिन नाखून बढ़ेगा फिर काटते हैं। मतलब लेखक कहते हैं कम वक्त नाखून बढ़े, वो बढ़े, निर्लज है, अपराधी है, बढ़े वो, लेकिन उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आज बढ़ेगा, 3 दिन 4 दिन बाद मतलब उसको काटते जाएंगे। तो बस इतनी बात लिखना है। यह जो पंक्ति है नाखून क्यों बढ़ते से ली गई है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इसमें लेखक यही बताते हैं कि नाखून कितना है क्यों ना बढ़े, मनुष्य उसे काटेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य पशुता के गुण को त्याग चुका है, छोड़ चुका है। इसी कारण से मनुष्य नाखून को कभी बढ़ने नहीं देगा। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका, ये 14 था, 15 नंबर ये क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, मतलब बड़ी भारी विशेषता क्या है स्पष्ट करना है। देखो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की जो सबसे बड़ी भारी विशेषता है वो स्व का बंधन है। स्व का बंधन का मतलब क्या होता है, हम लोग सिर्फ अपनापन हक जमाना जानते हैं, बस हक है। किसी चीज पर हक जमाना हो तो उसमें बहुत आगे, जो इसे जमाना पड़े, जबरदस्ती करना पड़े जबरदस्ती कर लेते हैं, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ना चाहते हैं। वही है कि हम लोग की संस्कृति की, हमारी कल्चर की, सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, तो वो स्व का बंधन है। क्योंकि इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है स्वाधीनता, अधीनता होता है, लेकिन हम लोग उसका स्वाधीनता अर्थ निकालते हैं। यानी अधीनता का अन और स्वाधीनता का स्व, अन को स्व में चेंज कर देते हैं। इससे साबित होता है कि हम लोग अन मतलब स्व का जो है, स्व का जो बंधन उसको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता स्व का बंधन, हम लोग स्व के बंधन को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंस का रियल में अर्थ अधीनता होता है, लेकिन हम लोग स्वाधीनता निकालते हैं, यानी अन को स्व में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे साबित होता है कि स्व के बंधन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। अब अंतिम क्वेश्चन देखो इस चैप्टर्स का कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश लिखना है। तो देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश ठीक पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हालांकि शॉर्ट में बताता हूं, लिखना है कि आज से लाखों हजारों पुराने लाखों करोड़ वर्ष पीछे जाएंगे तो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करता था। आखेट लड़ने के लिए, मतलब भोजन जो करने के लिए मनुष्य नाखून का प्रयोग करता था। धीरे धीरे मनुष्य नाखून को क्या किया, सुकुमार विनोदों के लिए क्या किया, रंगों में ढालना स्टार्ट किया। आगे चलकर मनुष्य क्या किया कि नाखूनों को मतलब काटना स्टार्ट किया। क्योंकि अब मनुष्य नाखून से भी ज्यादा मतलब मजबूत और खतरनाक बम बंदूक गोली बारूद बना लिया है। इसी कारण से मनुष्य नाखून को कभी बढ़ने नहीं देता। यानी आज जो मनुष्य है वो पूर्णतः मनुष्य बनना चाहता है और नाखून पशुता के गुण को क्या करना चाहता है, त्याग देना चाहता है। इतनी बात
बात है, आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि जो देवराज इंद्र देवताओं के जो राजा कहलाते हैं, उनका जौन वज्र था वो किसका बना था। तो इसमें याद रखने वाला दधीची मुनियों के हड्डियों से बना था। दधीची एक मुनि थे, उन्हीं के हड्डी से देखिएगा कंठा वज्र होता है। जब देवराज इंद्र सबसे हार जाते हैं तब वो वज्र चलाते हैं, ठीक है ना, क्या चलाते हैं, वज्र चलाते हैं। तो देवराज इंद्र का जो वज्र बना था वो किसका बना था, दधीची मुनियों के हड्डियों से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 15वां क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।